मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम निमोनिया के बारे में बताएंगे, लेकिन निमोनिया का जो लोबुलर निमोनिया है उसके बारे में ही ज़्यादा, उसके सिम्टम्स और उसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक उपचार हैं वो बताने की मैं इसमें कोशिश करता हूँ। लोबुलर निमोनिया को कैटारल निमोनिया भी कहते हैं और ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। इसके अंदर लंग्स के दोनों ओर या एक ओर के जो लोब हैं उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे लोबुलर निमोनिया कहते हैं। अधिकांश स्थानों में यह ब्रोंकाइटिस की तरह ही एक निमोनिया है, या ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स भी इसमें मिलते हैं, तो इसको ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। इसमें पहले छोटी छोटी जो श्वास नलियां हैं, जो ब्रोंकियल्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होकर फिर वहाँ के फेफड़े के छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है और फिर पूरे लोब्यूल के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसी तरह ये दोनों लंग्स में भी आक्रमण कर सकता है। छोटी मात्रा के बाद में, ब्रोंकाइटिस के बाद में, इन्फ्लुएंजा के बाद में, whooping कफ, डिप्थीरिया, हार्ट की कोई बीमारी है तो उसके बाद भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। लोबुलर निमोनिया या कैटारल निमोनिया, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या भावी फल हैं। उसमें खांसी आती है, बहुत सांस लेने में कष्ट होता है, छटपटी रहती है, बेचैनी रहती है, सुस्त पड़ा रहता है, बुखार है, प्यास लगती है इसमें, और ब्रोंकाइटिस की तरह के ही लक्षण भी इसमें महसूस होते हैं। बुखार पहले 102 103 डिग्री, उसके बाद में 104 तक भी चढ़ सकता है, अंत में ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसमें जो नाड़ी है उसकी गति बहुत तेज रहती है, 1 मिनट के अंदर 120 130 तक जा सकती है। सांस लेने में और छोड़ने में बहुत जल्दी जल्दी करता है। रेस्पिरेटरी रेट है इसके अंदर 40 से 80 बार तक भी हो सकता है। रोग धीरे धीरे और बहुत देर से आराम आता है इसमें। लोबर निमोनिया में अपेक्षा इसमें मृत्यु की जो संख्या विशेषकर बच्चे होने पर अधिक होती है। अधिकांश स्थानों के अंदर इसमें फेफड़ों का पक्षाघात भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है लंग्स का। बच्चे खासकर बलगम नहीं निकाल सकते और वो गले में अड़ने के कारण भी कई बार वो डिस्निया के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। मस्तिष्क के लक्षण यदि पहले से ही पैदा हो जाएं, कन्वल्जन्स पैदा हो जाएं, डेलीरियम हो, स्टूपर हो, बेहोशी हो जाए इत्यादि लक्षण, तो इन लक्षणों को देखने और समझने से इसका परिणाम फिर अच्छा नहीं रहता है। इसके कई दूसरे उपसर्ग भी हैं जिसे कैपिलरी ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। पर पहले लोबुलर निमोनिया के अंदर जब इसके फेफड़े की परीक्षा की जाती है तो इसके अंदर 3 तरह की परीक्षा की जाती है। एक तो ऑस्कल्टेशन, एक परकशन और एक पैल्पेशन के साथ में। लंग्स के थोड़े अंश में अगर इन्फ्लामेशन हो तो परकशन या ऑस्कल्टेशन से कुछ अधिक पता नहीं लगता है। लंग्स के कुछ अधिक अंश में अगर इन्फ्लामेशन हो तो ऑस्कल्टेशन द्वारा प्रथम अवस्था के अंदर फाइन सब ट्रिटियंट रॉल्स, जिसे कहें धीमी चिटचिटाने की आवाज आती है, ये फेफड़े के पेंदे में होती है, बेस में होती है, या समस्त रोग वाले अंश में भी मिल सकती है। ब्रोंकाइटिस की तरह ही ड्राई, रूखी और ब्रोंकियल साउंड्स इसमें होती हैं। वायुनलियों के अंदर भी इस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। परकशन के द्वारा इसमें डलनेस या पैची ठोस आवाज सुनाई देती है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाएं जो निमोनिया के अंदर यूज होती हैं
उसको जानने की कोशिश करते हैं। निमोनिया की जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, प्रथम अवस्था के अंदर एकोनाइट, वेटामिविर, सल्फर दे सकते हैं। विकास अवस्था, व्हेन डिजीज हैव ए फुली लोकलाइज्ड, जब बीमारी अच्छी तरह से किसी स्थान पर स्थिर हो जाए, तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, आयोडीन, सेंगुनेरिया, मर्क्यूरियस, एंटिमटार्ट, कैलिडोनियम, सल्फर इत्यादि दे सकते हैं। अगर निमोनिया के कारण हार्ट फेल के प्रॉब्लम हो जाए तो कैक्टस, स्ट्रोफेंथस, डिजिटेलिस, एटागस, लेकेसिस, नेजा, आइबोरस। टाइफाइड की अवस्था के साथ अगर निमोनिया हो रहा है तो बैप्टीशिया, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, ओपियम, फॉस्फोरस, कार्बोवेज। अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग्स हो, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो, तो ग्रैंडेलिया, कार्बोवेज इसमें बहुत अच्छा कार्य करेगी। प्राकृतिक नियम से बीमारी आराम अगर आता है या धीमी गति से आता है, इसलिए वो पुराना आकार धारण कर लेता है। Resolution has commenced but is tardy. The case become almost chronic. ऐसे स्थान पर आर्सेनिक आयड, कैलकेरिया आयड, कालीकार, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, सल्फर लाभदायक है। इन होम्योपैथी मेडिसिन को मैं कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ब्राइनिया 30-200 पोटेंसी के अंदर, जिस समय लंग्स के अंदर वायुकोश समूह का एक तरह से लेसदार गाढ़े रंग का जब इफ्यूजन भर जाता है, उस समय अर्थात हेपेटाइजेशन स्टेज की जब यह बीमारी हो जाए, तो निमोनिया के साथ जब प्लूरा पर भी रोग का आक्रमण हो जाए, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा कार्य करेगी। छाती का दर्द दबाने पर बढ़ जाए या रोग वाले स्थान पर दबाकर सोने से घटता हो, दर्द खांसने पर, श्वास प्रशासन में या थोड़ा तभी हिलने डुलने पर बढ़ जाता हो, प्यास रहती हो या बिल्कुल ही नहीं लगती हो, कब्जियत रहती हो, तो ब्राइनिया लाभदायक है। फॉस्फोरस 30 और 200 के अंदर, यह भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर जब फेफड़ों का यकृत भाव वाली दशा प्रकट हो, तो यह लाभदायक है। लेकिन इसके अंदर जो प्लूरा है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। दुबले पतले लंबे व्यक्तियों के में ये बीमारी अगर है, या खूब ज्वर है या बिल्कुल नहीं रहता, तब भी इसका व्यवहार किया जा सकता है। रोगी रोग वाली जगह दबाकर सो नहीं सकता। टाइफाइड जैसी बहुत सी कमजोरियां की वजह से छाती के अंदर कमजोरी महसूस होती है। सेंगुनेरिया 30 है, जिसमें दाहिने फेफड़े का रोग का आक्रमण होता है। छाती में इतना अधिक दर्द नहीं होता है, चित्त होकर सोने के में अच्छा लगता है। एक्सट्रीम डिस्निया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में कष्ट होता है। रस्टॉक्स 30, अगर पानी में भीगकर या सर्दी लगकर बीमारी पैदा हो, रोगी छटपटाता हो, होंठ सूखे हों, फटे फटे हों, काले रंग की जीभ हो जाए, छोटे छोटे फोड़े हो जाएं, या बहुत ज़्यादा प्याज की प्रवृत्ति दिखाई देती हो, तो रस्टॉक्स कार्य करेगी। आर्निका 30 अगर चोट लगकर या रिब्स फ्रैक्चर होने के बाद में अगर निमोनिया हुआ है, तो उस चोट के बाद में अगर होने पर अगर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आर्सेनिक 30 या 200 के अंदर जब बीमारी बढ़ी हुई अवस्था में हो, रोगी बहुत कमजोर हो जाए, तो यह लाभदायक है। इसमें पेशी भाग दाहिने
फेफड़े के ऊपरी अंश के ऊपर रोग का आक्रमण अधिक होता है। छाती में खोंचा मारने की तरह का दर्द रहता है। फेफड़ों में फोड़ा होता है, सड़न हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती, तो भी ये आर्सेनिक लाभदायक। आयोडियम 30 ये भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर बहुत अच्छी दवा है। इसमें भी एकोनाइट की तरह ही उद्वेग है, बेचैनी है और ब्राइनिया की तरह सुई गड़ने जैसा तेज दर्द भी होता है। लेकिन इन दोनों दवाओं में ही तेज बुखार रहता है, आयोडियम के अंदर इतना नहीं। इसके अंदर ग्लैंड्स भी फूले हुए होते हैं, तो इस धातु के जो स्क्रेफुला कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स हैं उनमें आयोडियम बहुत अच्छा लाभ देती है। मर्क्यूरिस 30 के अंदर इसके अंदर लूज कफ होता है, ढीला बलगम होता है। इसके समूचे उपसर्ग रात में या दाहिनी साइड में सोने पर बढ़ते हैं। रात में होने वाले पसीने की तरह रात में बहुत ज़्यादा लेसदार पसीना निकलता है। जॉन्डिस हो सकता है, पित्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बुखार उतना तेज ना रहने पर भी हमेशा ही थोड़ा थोड़ा बना रहता है। डिस्निया होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। जीभ पीले मैले रंग मैल से ढक जाती है। जीभ पहले सूखी होती है, पेशाब थोड़ा होता है, तो मर्क्यूरिस लाभदायक है। एंटीमटार 30 के अंदर बच्चों को बूढ़ों को जो निमोनिया होता है उसमें बहुत अच्छा लाभदायक है। ये बीमारी की तीसरी अवस्था में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सांस लेने की बहुत तकलीफ होती है, छाती में साए साए की आवाज़, गड़गड़ की आवाज़ होती है। रोगी खांसता है लेकिन कमजोरी के कारण वो बलगम नहीं निकाल पाता। नाड़ी तेज है, क्षीण है, स्किन है जो ठंडी है, पसीने से तर रहती है। फेफड़े का पक्षाघात, पैरालिसिस भी होने की संभावना रहती है। चैलिडोनियम 30 ये बच्चों में और यहाँ जो शराब ज़्यादा पीते हैं उन शराबियों का जो अगर निमोनिया हो तो ये बहुत अच्छा लाभदायक है। इसकी सब बीमारियां दाहिनी ओर ज़्यादा आक्रमण करती हैं। गले में गड़गड़ाहट रहता है, रोगी खांसता है लेकिन बलगम नहीं निकलता। लीवर की बीमारी वाले व्यक्तियों के अंदर भी दाहिने कंधे की तरफ ये दर्द बढ़ जाता है। दाहिनी ओर की छाती में जोर जोर से बलगम की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो चैलिडोनियम 30 लाभदायक है। सल्फर 30 के अंदर 200 के अंदर दे सकते हैं। इसको कोई कोई विशेषकर एकोनाइट के लक्षण बीत जाने पर भी उपयोग में लाते हैं। सल्फर में फेफड़े के रोग का आक्रमण अधिक होता है, कंजेशन स्टेज होती है, रेजोल्यूशन स्टेज होती है। इन सभी अवस्थाओं में ये बहुत अच्छा लाभदायक है। फेफड़ों में सब स्थानों में बलगम की जब रेल्स या गड़गड़ की आवाज़ सुनाई दे, हाथ के अंदर, पैर में, माथे में बर्निंग जलन महसूस हो, इन स्थानों पर ठंडा प्रयोग करने की इच्छा कर लगती हो, तो सल्फर में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। इसके रोगी को स्नान करने में या स्नान करने के बाद में उपसर्ग बढ़ जाते हैं। निमोनिया अगर दाहिने फेफड़े की ओर आक्रमण करता है तो एंटीमटार्ट, कैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरस, वाइव, सैंगुनेरिया, सेनिगा लाभदायक है। बाएं फेफड़े की अगर निमोनिया है तो सल्फर ज़्यादा लाभदायक है। लक्षण में आने पर ब्रोंकाइटिस की भी दवाइयां हैं, वो भी इसमें लाभदायक हो सकती हैं। हमेशा ये ख्याल रखें कि हमें लोगों की दवा चुनाव बीमारी के नाम पर नहीं, उसके लक्षण के आधार पर ही करते हैं। इसलिए मेरी बताई हुई दवाइयाँ केवल नाम मात्र या उनको लक्षण के हिसाब से ही बताया गया है। फिर भी अगर आप इसको अपनी मर्जी से यूज़ करें तो इसके अंदर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप किसी
योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही उचित परामर्श के बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, जिसे ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। निमोनिया के अंदर लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके जो एयर सेल्स हैं उसके अंदर हवा की जगह जब बलगम भर जाता है और किसी एक तरफ के लोब के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे लोबुलर निमोनिया कहते हैं। लोबर निमोनिया भी इसमें एक अलग तरह की प्रकार है। और जो कैपिलरी ब्रोंकाइटिस है, जिसे ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं, ये विशेषकर बच्चों की ये भी बीमारी है, या जिसे नॉर्मल भाषा के अंदर हम कह दें कि बच्चों को सर्दी लग गई है। इसके जो लक्षण है, पहले बच्चे को सामान्य सर्दी होकर बुखार आता है और कभी कभी उसे ठंडक महसूस होती है, शिवरिंग हो सकती है, कंपकंपाहट हो सकती है। बुखार 102 104 डिग्री तक इसमें रहता है। बच्चा इसमें क्रमशः बेचैन रहता है, खांसता है, खांसी इसमें सूखी होती है, अत्यंत तकलीफदायक देने वाली होती है। जल्दी जल्दी वो सांस लेता और छोड़ता है, बहुत जल्दी हाँफ जाता है, गले में गड़गड़ाहटता है और छाती पर हाथ रखकर देखने पर गड़गड़ाहट और ये खिंचाव की जो अवस्था है वो बहुत जल्दी मालूम हो जाती है। इसके जो उपसर्ग अर्थात ज्वर है, बुखार है, खांसी, बेचैनी रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा जब खांसता है उस समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। खांसते खांसते कभी कभी वो वोमिटिंग भी कर देता है। वोमिटिंग होने के साथ में बलगम निकल जाता है तो उसे कुछ आराम आता है। बहुत सारे बच्चों को खांसने पर बलगम निकलता है तो वो उसे कई बार निगल भी जाता है। इस बीमारी के अंदर सांस बहुत तेज गति से चलता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत रहती है, कमजोरी है, चिड़चिड़ापन रहता है। बीमारी जब पुरानी हो जाए तो कई बार कन्वल्जन्स, अकड़न भी इसमें दिखाई देते हैं। छोटी माता के बाद में हुपिंग कफ के बाद में भी ये कई बार बीमारी प्रकट हो जाती है। इसमें जो केस की तरह के जो सूक्ष्म श्वास नलियां हैं उन पर यह मोस्टली आक्रमण करता है। तो कैपिलरीज का जो लेवल है लंग्स के अंदर, उसके अंदर ये आक्रमण करता है, तो इसलिए इसे कैपिलरी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और यहाँ साधारण भाषा में कहें तो ये ब्रोंकोनिमोनिया ही है और ये एक तरह से लोबुलर निमोनिया की ही वैरायटी है। ब्रोंकाइटिस की जो चिकित्सा है इसके अंदर जो है, उसके अंदर छाती को हमेशा गर्म कपड़े से, कंबल से ढक कर रखें, रुई से ढक सकते हैं जिससे उसे सर्दी ना लग जाए। दूध, बार्ली, सागू और पानी, सब तरलीय पदार्थ के अंदर ही ज्यादातर उसको प्रथम अवस्था के अंदर दें। एक पाव गर्म पानी में 1 तोला मिश्री मिलाकर भी बच्चे को पिला सकते हैं। बेदाना के प्रवृत्ति के जो फल हैं वो दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर दें। और गर्म दूध ही इसमें प्राय प्रधान है। जब बुखार छूट जाए, फिर बीमारी आरोग्य हो जाए, तो दूसरे पदार्थ या रोटी वगैरह भी इसको दे सकते हैं। जो ब्रोंकोनिमोनिया है उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन काम करेंगी, इसमें एमोन कॉस्टिकम है, एमोनियम म्यूर है, एंटीमटार्ड है, आर्सेनिक है, आर्स आयोड है, एंटीमार्स है, ब्राइटा कार्ब है, चैलिडोनियम है, ग्रिंडेलिया है, हिपरसल्फ है, इपीकॉक है, एसिड फास है, सिटुला है, एरिबिंथस है। ब्रोंकोनिमोनिया या कैपिलरी ब्रोंकाइटिस के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके अंदर एमोन म्यूर ये 30 पोटेंसी में लेते हैं। इसमें जो लेरिंक्स है उसमें जलन होती है, स्वर भंग हो जाता है, सूखी
दम घुटने वाली खांसी होती है, चित होकर या दाहिनी करवट पर सोने पर तकलीफ बढ़ जाती है, छाती में सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, तीसरे पहर कुछ ढीली हो जाती है खांसी, गले में घड़घड़ाहट रहती है, बहुत ज़्यादा परिणाम में बलगम निकलती है, छाती में छोटी सी जगह पर जलन महसूस होती है, छाती भारी मालूम होती है और गले में एक तरह का जो पदार्थ है ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। एमोन कास्टिकम ये 30 और 200 में ले सकते हैं। इसमें सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सांस नली के अंदर स्पाज्म हो सकता है, जिससे सांस मानो बंद सी ही हो गई हो। रोगी जब सांस छोड़ता है तो वो ढाने लगता है, गल नली के अंदर दर्द होता है, जो उपजीवा है युबला है उसके अंदर बलगम चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा परिणाम में कफ निकलता है। आर्स आयोट 30 ये एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा के बाद में बच्चों में ब्रोंकोनिमोनिया में जो दम अटकने वाली जब सूखी खांसी हो, नाक चिपक जाती हो, उसमें भी स्वर भंग है, बेचैनी है, बलगम पहले पतला आता है बाद में गाढ़ा निकलता है, अंत में हाफनी की तरह खिंचाव रहता है। एंटीमार्स इसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ है, खांसी रोगी को जो हाफना है वो बढ़ जाता है, सांस में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। एंटीम के अंदर जो सर्दी के लक्षण हैं और जो आर्सेनिक के अंदर जो बेचैनी है वो इसके अंदर दोनों दिखाई देती हैं। ये कैट्रल निमोनिया के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। चैलिडोनियम जो है 30 या 6 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसमें बच्चों को जो ब्रोंको निमोनिया है और जो निमोनिया की अधिक अवस्थाएं हैं उसके अंदर भी ये लाभदायक है। इसमें खांसी खूब ढीली होती है, गले के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, लेकिन इतनी ढीली होने पर भी सहज से बलगम नहीं निकलता। इस बीमारी में यदि रोगी का लिवर का भी दोष मिले और दाहिने कंधे की तरफ दर्द बढ़ता हो और दर्द ये बीमारी बहुत पुरानी हो तो चैलिडोनियम लाभ करती है। ग्रिंडेलिया 30 के अंदर इसमें रोगी सोता सोता एकाएक चौंक पड़ता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका सांस रुक गया हो, सांस छोड़ने के लिए या गड़गड़ाने के लिए लेटे रहने पर सांस छोड़ नहीं सकता। ब्रोंकोरिया भी इसमें होता है और लसदार बलगम या ढेले की तरह सफ़ेद बलगम इसमें निकलता है। छाती की परीक्षा करने पर सिप्लेंट रेल्स सुनाई देते हैं, हार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। ईपरसल्फ 30 के अंदर 200 के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी दवा है। इसमें रोगी को हवा बिल्कुल भी सहन नहीं होती, शरीर में थोड़ी सी भी हवा लगने पर वो बीमार हो जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया या निमोनिया के अंदर ये एंटीमटाट की तरह ही इसमें गला गड़गड़ाता है, छाती में साए साए की आवाज़ होती है, खांसी बिल्कुल ढीली रहती है और बहुत ज़्यादा खांसने पर थोड़ा सा बलगम निकलता है। खांसी में दम से पसीना निकलकर बुखार थोड़ा आ जाता है। लिपिकाक के अंदर 30 या 200 में देते हैं। इसमें छाती में मानो सर्दी भर गई हो, गले के अंदर साए साए की घड़घड़ की आवाज़ आती हो, जल्दी जल्दी खांसी करता हो, बलगम सहज ना निकलता हो, नोजिया वोमिटिंग की इसमें प्रॉब्लम हो। छाती की परीक्षा करने के अंदर इसमें बबलिंग रेल्स वीजिंग साउंड सुनाई देता हो, बच्चा खांसते खांसते थक जाता है, चेहरा नीला साइनोसिस हो जाता है, वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग के साथ में कई बार बलगम के थक्के भी निकलने शुरू हो जाते हैं और उसे कुछ राहत महसूस होती है। लाइकोपोडियम 30-200 में देते हैं जब दाहिने फेफड़े के अंदर रोग का आक्रमण अधिक हो। छाती में जब परीक्षा करते हैं तो खूब जोर से गड़गड़ की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर पीले रंग का गाढ़ा बलगम निकलता है,
बुखार रहने पर शाम को 4 बजे बढ़ जाता है। इसमें कब्जियत रहती है, पेट फूला रहता है, गैस बनती है। एसिड फॉस 30 और 200 के अंदर तब लाभदायक है जब ये शाम के बाद ही खांसी बढ़ने लगती है। बलगम पीप मिला पीले रंग का हो, स्टेनम की तरह इसमें भी नमकीन स्वाद लगता है। सर्दी वो सहन नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी ठंड में उसे सर्दी लग जाती है। हमेशा ही गर्म कपड़े पहनकर रखता है। सिक्यूला 6 के अंदर जब खांसी ढीली हो, गला खूब गड़गड़ करता हो, बहुत ज़्यादा परिणाम में बलगम निकलता है, ये उसके विशेष लक्षण हैं। सुबह के वक्त खांसी खूब ढीली होती है और इतने से ही रोगी थक जाता है, लेकिन शाम को सूखी खांसी आती है और इससे तकलीफ नहीं होती। खांसते खांसते पेशाब भी हो सकता है। ये बूढ़ों के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया की उत्तम दवा है। जो भी दवा बताई गई हैं वे अपनी मर्जी से मत लें, योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग निमोनिया से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग निमोनिया। बाजार के अंदर टीकाकरण उपलब्ध है, निमोनिया वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए, विशेषकर बुजुर्गों को और बच्चों को। फ्लू वैक्सीन भी इसके लिए बहुत अच्छा कारगर है। फ्लू के कारण भी कई बार निमोनिया हो जाता है, तो यह उससे बचाव करेगा। स्वच्छता बनाए रखें, हाथ धोएं, नियमित रूप से साबुन से पानी से हाथ धोते रहें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, या जब भी बाहर से आएं तो अपना हाथ धो लें। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। जहां साबुन या पानी उपलब्ध ना हो वहां सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। स्वस्थ आहार लें, विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ लें। संतुलित आहार के अंदर विशेषकर फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें। व्यायाम करें, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धूम्रपान से बचें, धूम्रपान ना करें, ये फेफड़ों को कमजोर करता है और निमोनिया का खतरा बढ़ा सकता है। पैसिव स्मोकिंग से बचें। अगर आप सिगरेट नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन साथ वाला कमरे के अंदर कोई और स्मोक कर रहा है, तो उससे पैसिव स्मोकिंग हो सकती है। उससे भी बचने की कोशिश करें, आप उसे मना कर सकते हैं। हाइड्रेट रहें, पर्याप्त मात्रा में दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे भी इम्यूनिटी मजबूत होती है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, खासकर ठंड के मौसम के अंदर, या जहां संक्रमण ज़्यादा हो ऐसे एरियाज में कम जाएं। हॉस्पिटल्स के अंदर कम जाएं। मजबूरी के अंदर जाना पड़ता है तो मास्क पहनें। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी मास्क का उपयोग कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा के अंदर नींद लें। हर दिन रात को कम से कम 7 से 8 घंटे तक नियमित रूप से नींद लें। साफ सफाई का और ध्यान रखें। घर के अंदर, घर के बाहर के वातावरण को साफ रखें। धूल से, धुएं से बचें। वेंटिलेशन घर का अच्छा रखें। खिड़कियां, दरवाजे खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर से जल्द परामर्श करें। यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार लगकर या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बलगम कई दिनों से आ रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रोगियों से दूरी बनाए रखें। यदि किसी को निमोनिया है या सांस लेने में प्रॉब्लम है तो दूरी बनाए रखें। इन सभी उपायों को अपनाकर निमोनिया से आप बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।